का फैसला लेते हो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आरसीएम काम करने का पैसा नहीं देता, आरसीएम डटे रहने का पैसा देता है। सिर्फ आप डटे रहो, अपनी बातचीत चालू रखो, जो मिले उससे बात करो, नहीं करता कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग मेरे को कई बार बोलते हैं, आप भी बोलते ना, मेरे ग्रुप में सर 50 लोग हैं, एक भी काम नहीं कर रहा। अरे इसमें वो दो है ही नहीं जो आपको डायमंड बनाएंगे, वो इन 50 में नहीं है। आप 51 में ढूंढो, 52 में ढूंढो। भाई कई बार ऐसा हुआ है जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादी की है, कई बार आप जब लड़का ढूंढने जाते हो और घर आके पत्नी को बोलते हो परिवार अच्छा था, जॉब अच्छा था, रिश्तेदार भी अच्छे थे, लड़का जमा नहीं। यस। पता क्यों नहीं जमा? वो कह रहा है ये वो है ही नहीं जो मैंने तेरी लड़की के लिए बनाया, इसलिए तेरे को मैं पसंद आने ही नहीं दूंगा इस लड़के को, क्योंकि ये वो नहीं है। कई जगह देखना, लड़का पसंद आ जाएगा, उसका काम पसंद नहीं आएगा। कई जगह लड़का और काम पसंद आ जाएगा, रिश्तेदार पसंद नहीं आएंगे। क्यों? वो कह रहा है ये वो नहीं है, तू दूसरा ढूंढ। जब आप बोलते हो मेरे ग्रुप में 50 लोग हैं, एक भी काम नहीं कर रहा, इसमें वो दो है ही नहीं। 7,000 तक नहीं आए, 7,000 तक जॉब को रिजाइन दे चुका था। पैसे कहां से आएंगे? परिवार से मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि मेरी मां शुरू से विरोध में थी आरसीएम के, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। वो एक ही बात बोलती थी, जिस दिन अगर तू जॉब छोड़ देगा और आरसीएम शुरू कर देगा, उस दिन के बाद घर आना तो छोड़ दे, फोन मत करना, मैं समझूंगी मेरे 3 ही बेटे हैं, चौथा है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता, आप बिलीव नहीं करोगे। उस कहानी को मैं आज भी याद करता हूं ना, मेरा रोम रोम कांप उठता है। मैं 3 महीने तक लगातार रोता था। रात को जब मैं खाना बैठता था, मेरे आंसू उसी सब्जी में गिरते थे, उसी को मैं वापस खा जाता था। पत्नी देख के बोलती नहीं थी, और याद रखना, पत्नी से आप कभी भी कोई चीज छिपा नहीं सकते। वो बोलती नहीं, ये बात अलग है, वो जानती सब है। 3 महीने बाद एक दिन मेरी पत्नी ने मेरे से बात की, बोले मैं आपसे एक चीज मांगती हूं, दोगे? जब आदमी बहुत परेशान होता है ना, शून्य हो जाता है माइंड, वो किसी स्थिति में, मैंने कहा मेरे पास देने के लिए भी कुछ है नहीं। बोले आपके फायदे के लिए मांगती हूं। मैंने कहा बताओ क्या है? बोले नहीं बताऊंगी नहीं, आप वादा करो दो तो मांगो। अब मेरे को सोचने के बाद ऐसा लगा कि ऐसी सिचुएशन में इसको कुछ लाना होगा बाजार से, कह नहीं पा रही, तो मैंने कहा देखो इसको छोड़ के कुछ भी मांगो, ये नहीं है मेरे पास। पत्नी ने कहा ये नहीं मांगूंगी, आज तक नहीं मांगा, लेकिन अब जो मांगू दोगे? मैंने कहा मैं दूंगा। मैंने कहा और तो क्या है जो ये मांगी? उसने आखिरी में कहा मेरा आपसे एक निवेदन है, आप आरसीएम छोड़ दो। आप कभी इस सिचुएशन में आए नहीं, और थैंक्स है गॉड का कभी आपको लाए नहीं। क्या बीतेगी उस समय आदमी पे? उसने कहा आप आरसीएम छोड़ दो। मैंने कहा क्यों छोड़ दे? बोले मैं 3 महीने से देखती हूँ, जिस सब्जी में आपके आंसू गिरते उसको आप खा जाते हो, और आप डिप्रेशन में चले जाओगे, मैं आपको खोना नहीं चाहती। जॉब आपको सरकारी नहीं मिलेगा, मैं जानती हूँ, प्राइवेट करेंगे, मैं आपके साथ उसी रूम में रही हूं, बाद में उसी रूम में चली जाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा तुम ऐसा क्यों बोलती हो? बोले मैंने आपके बाद वालों को आरसीएम में आगे बढ़ते हुए देखा है। मैंने उसको वही जवाब दिया जो मैं आज आपको दे रहा हूं। मैंने कहा सरोज, या तो वो मेरे को आरसीएम में लाता नहीं, लाया है तो उसने मेरे 2 तैयार किए हैं, बस फर्क ये है मेरे बाद वालों को वो 2 में मिल गए, किसी को ये 20 में मिलेंगे, किसी को 200 में मिलेंगे, किसी को 2000 में मिलेंगे, हो सकता है मेरे 20,000 में हो सकता है मेरे 20,000 में। पर वो लाया है आरसीएम में तो उसने 2 तैयार किए। मैं ढूंढ रहा हूं, 7,000 में नहीं मिले। बोले तो आपको लगता है 13,000 में मिलेंगे? मैंने कहा मैं प्रयास तो करूं। 7,000 के बाद 2 लोग अनजान मिले। बड़े ध्यान से सुनना, अगर आरसीएम में डटे रहे तो कहानी कैसे बदलती है। आपके इसी ट्रैक पे, दिल्ली बॉम्बे ट्रैक पे एक नागदा जंक्शन पड़ता है, उसका 2nd स्टॉपेज रतलाम है। उस समय नागदा में ट्रेनें सुपरफास्ट तो रुकती नहीं थी,
अभी तो जंक्शन बन गया, राजधानी भी रुकती है, निजामुद्दीन वाली मेन भी रुकने लगी। बहुत कम ट्रेनें रुकती थी। मेरी नागदा में मीटिंग थी, जैसी मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन ने सीटी दी, चलने को तैयार। 7-8 लोग लाइन में खड़े। अगर मैं टिकट लूं तो ट्रेन छूट जाए तो अगली ट्रेन 5 घंटे बाद, 4 से 5 घंटे बाद। मैंने कहा रात हो जाएगी घर पहुंचते पहुंचते। और मैं हमेशा ड्रेस कोड में रहता हूं। मैं सबको बोलता हूं ड्रेस कोड में रहना चाहिए, इसका फायदा है। मैं चढ़ गया ट्रेन में, सामने स्लीपर कोच था। तो जो डेली बेस वाले लोग होते हैं ना, जैसा आपके पलवल जो नौकरी करते हैं, ये रिजर्वेशन में घुस जाते हैं। जैसे ही मैं घुसा तो 7-8 लोग बैठे थे, वो देख के उधर भागने। उनको लगा यार कोई नया टीटी आ गया। इतनी देर में एक आदमी पीछे से आया, आके बोलता है सर 2 बच्चे साथ हैं, जयपुर से आ रहा हूँ, बॉम्बे जाना है, हार्डवेयर की दुकान है, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अब इसको कौन बताए, यहाँ खुद का ही टिकट मेरा तो अभी कंफर्म नहीं हुआ, यहाँ तो टिकट ही नहीं है। अब उससे बचने के लिए हम कोच में घुस गए, आगे और आगे, जहां से वो भगे थी। सीट खाली थी, हम जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो भी आ गया, साहब कुछ हो सकता है। मैं कहा तू बैठ तो। अब हमें तो आरसी नहीं दिखता हर आदमी में। मैंने कहा तू बैठ तो सही। मैंने कहा बच्चे कहाँ, बोले उधर खड़े बाथरूम उधर। मैंने कहा उनको भी बुला दे, सीट तो खाली होगी, बैठ तो सही। इतनी देर में चाय वाला चाय वो डेली वाला जो चलता है। मैंने कहा यार चाय पिलाओ। पहले तो बहुत पीता, अभी तो मैंने कम कर दी। मैं मीटिंग के बाद ज्यादातर चाय पीता हूँ। मैंने कहा यार चाय पिलाओ। जी बाबूजी, जी बाबूजी। मैंने कहा इन 3 को भी दो। जी मैंने कहा पैसे? अरे नहीं बाबूजी, आपसे पैसे आपसे पैसे नहीं। डेली वाला आदमी बाबूजी, मेरे को रोज इसी ट्रेन में चला, मेरा कोई लाइसेंस नहीं, आपकी भरोसे तो चलते क्या पैसे? मैंने कहा मेरे नहीं, 3 के तो। अरे नहीं बाबूजी, आपके गेस्ट है, इनसे क्या पैसे दें? वो भी चला गया। फिर ये बोला सर रात का सफर है, कुछ होगा? तो मैंने कहा इससे बड़ी सीट दिला दे। तो उसको लगा एसी में भेजना चाह रहे हैं। तो बोला नहीं बाबूजी, ये 3 लोग हैं, डिफरेंस ज्यादा बनेगा, एसी में नहीं। मैंने कहा तुम्हें लग क्या रहा है मेरे बारे में? बोले आप टीटी नहीं हो। मैंने कहा टीटी छोड़, टिकट नहीं है। बोले फिर बाबूजी आपको देखते ये 8-10 लोग तो भाग। मैंने कहा वही हम सोच रहे हैं। बोले उसने चाय के पैसे नहीं लिए। मैंने कहा उसी सीट की बात कर रहे हैं। बोले वो ऐसी क्या सीट है? मैंने कहा ये वाली, जिसके चक्कर में सब भाग रहे हैं। तो उसे लगा कुछ बड़ा काम है। बोले फिर समझाओ। उसको समझाया। पहले आपको पता है ये जो हमारे सीनियर लोग बैठे, पहले हफ्ते में 1 आध ज्वाइनिंग होती थी, डेली तो होती नहीं थी। और जिस दिन डेली हो जाए हमें लगता था आज बोनी हो गई। तो जैसे ही उसे प्लान दिखाया, उसने कहा बाबूजी ये काम मैं तैयार हूं करने, आप बॉम्बे आओगे मदद करने? मतलब मदद करने हम आएंगे, लोगों को इकट्ठा करना तुम्हारा काम है, समझाएंगे हम। बोले लोगों की छोड़ दो बाबूजी, 3000 लोग तो उधारी वाले हैं मेरे पास। इन्हें तो फोन करते ही आएंगे। अब ये तो ट्रेडिशनल का आदमी, अब इसे क्या पता इधर कैसे आते हैं। तो मैंने कहा देखो 3000 नहीं आएंगे, शुरू में लोग आएंगे 100, 3 को बुलाओगे तुम। अरे नहीं बाबूजी, मैंने कहा हॉल बड़ा मत करना, 100 लोगों का करना। इसने 1000 का हॉल कर दिया, लोग आए 13। 3 तो यही 2 बाप बेटे, 3 ये, 1 माइक वाला, 1 कुर्सी वाला, 5। बाकी लोग आए नहीं। अब मैंने कहा जब आए गए तो तुम तो समझो पहले। इनको बैठ के समझाया तो जो नए लोग थे ना, वो पता क्या बोलते,
सर इसने अगर ऐसा बताया होता ना पहले, इस हॉल में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। इसने समझाया ही ठीक नहीं। आज समझ में आया आरसीएम, तो उन्होंने उसी समय ज्वाइन करा। आप अगले महीने आओ, इससे बड़ा हॉल करेंगे। और बड़ा तो क्या, हम तो सोच रहे हैं खुला कर ले। मैंने कहा खुला छोड़ दो, ये भी नहीं करना, 100 लोगों का करना। अरे नहीं बाबूजी, सब लोग आएंगे, फिर इमेज खराब होगी, कहाँ बैठेंगे। मैंने कहा तुम, मैं बैठाऊंगा ना, तुम 100 का करो। तो भी उन्होंने 500 लोगों का कर लिया। लोग आए 18। ये सिलसिला बॉम्बे चालू हुआ। ये वही व्यक्ति है जो चलती ट्रेन में मिला। दूसरा, मैं रतलाम से भीलवाड़ा जा रहा था कंपनी के काम से, तो मंदसौर से एक आदमी चढ़ा बस में। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस सिस्टम में केवल लगे रहो। हमें पता शर्म क्या आती है, हम मांगना नहीं चाहते और अच्छा काम भी नहीं है। आरसीएम आदमी पता क्यों नहीं करता, उसे मांगने जैसा लगता है। जाके यार दोस्त को कहते करना उसे लगता है इससे तो मैं ऐसा भीख, जबकि वो उसकी जिंदगी बनाना चाहता है, पर उसे ऐसा लगता है ये तो मांगने जैसा काम हो गया। या किसी रिश्तेदार के भाई साहब 4 बार आ गया यार, प्रोडक्ट ही तो लेने, तुम समझ ही नहीं। ये काम अच्छा नहीं लगता। देने वाला काम अच्छा है। यस। तो आज मैं देने वाला सूत्र दूं आपको। यस। जैसे ये व्यक्ति बस में चढ़ा, आप भी सफर करते हो ट्रेन और बस में? Yes. खाली चलती है सारी बसें, ट्रेन भारी पैक। जैसे ही बस में कोई आदमी चढ़ता है या ट्रेन में, क्या करता है, जाते जगह ढूंढ, कहाँ जगह है। जैसे ही उसकी निगाह आप पर आए, कुछ नहीं करना, हल्का सा स्माइल, वो समझ जाएगा कि ये बैठा सकता है, चाहता है कि मैं भी बैठूं। तो धीरे धीरे आएगा आपके पास तक। कुछ नहीं करना, जैसी आए ऐसे हो जाओ थोड़ा, 4 इंची जगह दे दो, क्या फर्क पड़ा। ट्रेन घर की अपने के घर लेके जाएंगे, इसको जगह ही नहीं देनी। बहुत देखना, लोग ट्रेन में आदमी देते और ऐसे हो जाते हैं। कई लोग रहते हैं, उनका आरसीएम नहीं चलता। जो देख के और ऐसे हो जाएगा, बैठेगा, देखना बैठती खुश होता है। आती पता आपको क्या कहेगा, धन्यवाद। आप कहना धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, मेरे घर की ट्रेन नहीं है, मेरे को भी 100 किलोमीटर जाना, आपको भी जाना, बैठ जाना। खुश होगा। और फिर पता आपसे क्या कहेगा, कहां से आ रहे हो? आप कहना मैं मथुरा से आ रहा हूँ, पलवल जाऊंगा। आप, हाँ मैं भी मथुरा से आ रहा हूँ, मैं भी पलवल जाऊंगा। फिर आप पूछो आप करते क्या हो, तो बताएगा। Yes. जो भी प्रोफेशन में होगा, किसान होगा, डॉक्टर होगा, वकील होगा। तो आदमी का नेचर है, जब आप पूछोगे फिर वो आपसे पूछेगा आप क्या करते हैं। फिर मन मन कहना इसीलिए बैठाया है। भाई पूरी बस में किसी ने नहीं बैठाया, हमने बैठाया, कारण होगा। अब वो कह रहा है आप क्या करते हो, अब वो मांग रहा है, अब आप देने वाले हो गए। दिखा दो उसको आरसीएम का प्लान। यस। ये बस में दिखाया, टीचर थे ये प्रतापगढ़ राजस्थान के, चित्तौड़ उतरना था। दोनों ने आरसीएम शुरू किया। 2 साल बाद दोनों रूबी बने और उसी साल दिनेश चौधरी स्टार रूबी बने। बस मेरा आपसे भी निवेदन है, लगे रहना। हमारे यहाँ एक प्रथा है, जब हमारे यहाँ शादी होती है ना, शादी, यस, शादी कितने फेरे होते हैं? 7। पंडित जी हर फेरे पे एक वचन बुलवाते हैं। किसी को 7 वचन, उस समय आदमी क्या एक्साइटमेंट में भूल जाता है। मेरे को भी नहीं है, लेकिन देखना जैसी 7वां फेरा आता है तो पंडित जी एक बात बोलते हैं दूल्हे को, अगर आपको याद रही होगी। बोले बेटा 6 वचन भूल जाएगा तो चलेगा, 7वां याद रखना। वो पूछता है क्या? कैसी भी सिचुएशन आए इसको छोड़ना मत। किसको? वो उस समय हो सकता है हमें हंसी में लगे, पर पता तो क्यों बोलते हैं? जिंदगी के हर चौराहे पर जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, केवल पत्नी ही आपका साथ देती है। तो आखिरी में वो क्या बोलते हैं? कैसी भी सिचुएशन आए जिंदगी में इसको
छोड़ना मत। और मैं भी आपसे कहता हूं कैसी भी सिचुएशन आए इसको छोड़ना मत। क्लियर है? Yes. 3 तरह से ये सिस्टम आपको कमीशन देता है, जो पैसे के रूप में अभी आपको मिलाया लोगों को। टोटल कितना देता है? 45। Yes. 22 देता है ये परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, 8% देता है रॉयल्टी बोनस के रूप में, और 5% देता है टेक्निकल। तो ये तो हो गया 35, अब बचा 10। तो जब से ये प्लान अपग्रेड हुआ है 10 आता है अब आपको कंपनी के टर्नओवर से। ये जो पिछले महीने आया है, Yes. उसे देख के थोड़ा चेहरे पे आई हो गया। Yes. बहुत बहुत अच्छा है। तो कोशिश हमेशा करो कि उसके पात्र आप बने रहो टर्नओवर। ये तो शुरुआत है। मैं हमेशा बोलता हूँ कंपनी के टर्नओवर की बात सोचो कभी। कंपनी के टर्नओवर की खुरचन भी आ जाए ना, खुरचन 7 पीढ़ियों तक कोई परिवार में गरीब बच्चा जन्म नहीं लेगा। Yes. वो ताकत है टर्नओवर में। खाली इसका पात्रता जो है क्या है, आप बोनस पॉइंट को मेंटेन करो। टर्नओवर भले ही हर महीने 1 रुपए का बढ़े, बढ़ना चाहिए। कहीं ज्ञान नहीं मिलता। बहुत लोग कहते हैं मेरा अप्लाइंग दूर रहता है, कुछ जरूरत नहीं है। आजकल गुरुकुल शुरू है, Yes. तेजस शुरू है, उनको अटेंड करो। आपको अब अप्लाइंग, ये पहला सिस्टम ही अलग था। पहले अप्लाइंग, अब सेमिनारों की भी जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ गुरुकुल अटेंड करो, तेजस अटेंड करो, महिलाएं 1 PM का प्रोग्राम अटेंड करो, यूनिक एजुकेशन का आता है वो करो, आपकी अप्लाई ने जो लोकल में ट्रेनिंग देती है उनको अटेंड करो। बाकी कोई ज्यादा अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले वाला आरसीएम नहीं बचा, बहुत अपडेट हो गया। जब यहां तक सिस्टम चलेगा, थोड़ा ऐसा चलेगा, ऊपर नीचे। पता है क्यों घटता बढ़ता है? यहां आपकी नॉलेज की कमी है। Yes. क्योंकि जितना आपको आता है इतना आप सिखाते हो, और सामने वाला उससे ज्यादा सीखना चाहता है, आपके पास उसका उत्तर नहीं है। इसीलिए ये बढ़ता है घटता है। कब बढ़ता है? जब आप ये आरसीएम किसी को समझाने गए, आपने उसको समझा दिया तो आरसीएम बढ़ता है। जब ये आरसीएम आप किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया, ये घटता है। Yes. तो ये घटता है। आप भारत के आदमी का नेचर नहीं समझते। भारत का आदमी का पता कैसी नेचर है? भारत का आदमी अपने दुखों से दुखी नहीं है। Yes. वो दूसरों के सुखों से दुखी है। आप देखना, बाहर जाके किसी को आरसीएम समझाओ तो उसकी ये इच्छा नहीं है मैं आरसीएम कर लूं, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्वतंत्र भारत है। Yes. पर वो ये चाहता है इसका कैसे छुड़ाऊं। और वो देखना आपको अलग अलग बात करेगा। कल से वो पिकअप सेंटर बंद हो गया, कल से ये बंद हो गया, कल से कंपनी बंद हो गई। तो उसको कहना जब तक तू ज्वाइन नहीं हो रहा, जब तक ही ये कंपनी चल रही है। जिस दिन तू ज्वाइन होगा उसी दिन सब बंद होगा। तो तू अभी वही है, तू मत आ, नहीं तो सब बंद हो जाएगा, भारत ही बंद हो जाएगा। अब वो क्यों कर रहा है? वो आपका छुड़ाना चाहता है। ये नेचर है। थोड़ा समझे कैसा नेचर? Yes. एक बार 3 दोस्त थे, गांव के रहने वाले थे। अचानक उनका प्लानिंग बना, यार बहुत टाइम से कहीं गए नहीं, चलो घूमने चले। तो एक ने कहा कहां चले? बोले बॉम्बे का बड़ा नाम सुना है, बॉम्बे चलो। चले गए बॉम्बे। बॉम्बे जाने के बाद पहली बार जिंदगी में इतना पानी देखा, क्योंकि गांव में तो छोटा मोटा तालाब था, वहां समुद्र, जहां तक देखा जाए वहां तक पानी पानी, किनारा कहीं दिखता नहीं। तो एक ने कहा यार इतना भी पानी होता है? बोले हाँ ये पानी है। तो दूसरे ने कहा घूमता है क्या पानी में? नहीं यार, अपने में से कोई करना नहीं जानता। तो एक ने आइडिया दिया, देख नाव खड़ी है इंजन वाली, पूछो जाके उससे घूम के आए जब इतनी दूर आए। तो नाव के मालिक के पास गए, उसने कहा देखो ड्राइवर आज छुट्टी पे है, तुम में से अगर कोई चलानी जानता है तो ले जाओ, 1 घंटे का 1000 लगता है। तो दूसरे ने उसे मोटिवेट किया, बोले तू ट्रैक्टर चलाना जानता है? वो कहा यार ट्रैक्टर से इस नाव का क्या लेना देना? अरे वही तो है, इसमें वही इंजन जो ट्रैक्टर में होता है, वही स्टीयरिंग, वही एक्सीलेटर। ट्रैक्टर तो और भी रास्ते पे चलाना पड़ता है, ये तो कहीं ऐसे किधर भी ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं, सामने कुछ आता नहीं। अब वो मोटिवेट हो गया, तो चल पड़ा, लेके कर लिया स्टार्ट। 1000 रुपए जमा करेंगे तो चल पड़ा। अब आधा घंटा हुआ, आनंद तो बहुत आ रहा है एकदम पानी में। तो दूसरे ने कहा
जाएंगे कहां, किनारा तो दिखता ही नहीं। तो पहले ने मुड़ के देखा, बोले पिछला भी नहीं दिखता। वो तो घबरा गए, नए लोग थे, यार ना अगला ना पिछला, क्या करेंगे। तीसरे ने कहा तू मोड़ भाई, जिधर से आया उधर तो चल कम से कम, यार मारोगे क्या। अब वो तो ट्रैक्टर वाली प्रैक्टिस, उसने तुरंत मोड़ लिया। अब वो नाव को थोड़ा सा घुमा के मोड़ना पड़ता है। अब वो समुद्र में क्या लहरें चलती रहती है, उसने तुरंत मोड़ा, अचानक लहर आई, टकरा गई नाव से और नाव डूबने लगी। अब नाव डूबने लगी तो वो भी डूबने लगे। अब हमारे यहाँ कहावत है, मरता क्या नहीं करता। और वो जैसे तैसे हाथ पैर मारते गए तो समुद्र के बीच में टापू था, उस पे चढ़ गए। जान तो बच गई तीनों की। दूर दूर तक आदमी दिखाई ना दे, आवाज दे कोई सुनने वाला नहीं, घबरा गए। ऐसे में आदमी किसको याद करता है? उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बेटा वैसे कलयुग में मैं आता तो नहीं, पर मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हो गया। तुम में से कोई भी तैरना नहीं जानता, फिर भी बच गए यार, कितने इसलिए मैं बड़ा खुश हूं और मैं आया हूं तो मैं कुछ दूंगा। मेरा आज वरदान है तुम्हें, जो चाहो मांग लो, दुनिया की हर चीज दे सकता हूं, पर शर्त यह है एक बार में मांगना, ऑप्शन दोबारा नहीं मिलेगा, सोच के मांग लो, 5 मिनट सोच लो। 5 मिनट बाद सोचने के बाद भगवान ने पूछा, सोचा, पहला बोलता है प्रभु अगर आपका वरदान है आप खुश हो तो मेरे को अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु, और जैसी तथास्तु का एक गायब हो गया, जहां पहुंचना था पहुंच गया। अब कितने बचे? 2। दूसरे को पूछा, बोल बेटा तू क्या चाहता है? बोले प्रभु उसको अमेरिका का बनाया, मेरे को भारत का बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु, क्योंकि वरदान था। जैसी तथास्तु का दूसरा भी गायब हो गया। अब कितने बचे? फिर उसको पूछा, बोल बेटा तू क्या मांगता है? दोनों पे। बोले प्रभु अभी जो 2 यहाँ से गए हैं इनको वापस यही लाओ। अब वो तो वरदान था। भगवान ने कहा तथास्तु, जैसी तथास्तु कहा तो अमेरिकन इंडियन दोनों टापू पे आ गए। ये फिर 3 हो गए, लेकिन भगवान नाराज हो। भगवान ने कहा बेटा अब मैं खुश नहीं, और उस तीसरे को कहा ये अमेरिका का बना, ये भारत का बना। अरे तू भी, वरदान तो तेरे को भी वैसे ही सेम था, तू भी कहीं जापान ऑस्ट्रेलिया कहीं का तो बनता। तो उसने कहा भगवान देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सीधी सी बात है, मेरे को बनना नहीं, पर मैं दूसरों को बनने नहीं दूंगा। ये बाहर है, ये बाहर है। जहां से आप आए ना, जिस भी गांव से, जिस भी कस्बे से, जिस भी कॉलोनी से, देखना जाति आपको देखेंगे और देखते ही वो 4-5 होंगे, फिर आपस में घसर गए। ये डिस्टर्ब हो जाता है, बोले यार मैं अच्छा खासा है, अच्छा ये क्या खुसर खुसर कर रहे हैं, ये वो ही है, 2 को इधर ले आओ। इसी के लिए ये ट्रेनिंगें होती है कि आप इनसे कैसे बचोगे, आपके पास उनके प्रश्न का उत्तर कैसे होगा। क्लियर है? तो तेजस को, सुबह के गुरुकुल को, जो आपकी अपलाइनों की ट्रेनिंगें होती है, कोशिश करो इनको अटेंड करो, अपने नॉलेज को अपडेट करो, ताकि आप हर चीज का जवाब दे सको।